शुरू कर लेते हैं। असद साहब मैं लगे हुए थे, चलो आपसे शुरू कर लें। पहली बार है ये तारीख में पहली बार हुआ है कि DGISI ने डायरेक्ट आकर मीडिया से बात की है। इससे पहले ये नहीं हुआ। इतना जरूरी क्यों था कि DGISI को आना पड़ा? नॉर्मल तो DGSPR का ये काम है। सदीरा साहब, हाँ बिस्मिल्लाह। आप बिस्मिल्लाह करें, बेहतर है। अच्छा, नहीं आप करें खान साहब, आप करें खान साहब। ठीक है, आप करें। जो ये जो आसाब की जंग है ना, आसाब की जी, और बर्दाश्त की, तो वो पैमाना जो है बर्दाश्त का वो बाजवा साहब का लबरेज हुआ है। ये सारी जो कॉन्फ्रेंस थी ये बेसिकली चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ओहदे के ऊपर लगने वाले तमाम वो गंदे इल्जामात हैं पीटीआई की तरफ से, ये उनके दिफा में ये एक बात की गई है। उसके अंदर साथ में वो जर्नलिस्ट की शहादत भी है और सारा कुछ है। मगर इसमें पहले समझना ये है कि बाजवा साहब ने आज से 2 दिन पहले उनके हवाले से एक बयान मंसूब मीडिया में गर्दिश कर रहा था। उन्होंने ये कहा कि मैंने 40 साल नौकरी की है पाकिस्तान की, और मैं अब आखिरी टाइम पे अवाम मुझे गद्दार के नाम से याद करेगी। तो ये जो चीज थी, ये उस पूरे टोले के लिए जिसने आगे 30 साल इस मुल्क में अस्करी क़यादत करनी है, और अस्करी क़यादत ही के तनाजुर में दूसरी क़यादतें भी हैं, तो उन सब के बारे में उनको ये आ गया कि नहीं, ये जो एक फितना आज़ादी का जो इमरान खान साहब ने दिया हुआ है, इसको कम से कम वर्बली इसको जो है वो बंद किया जाए, और लोगों को कुछ सच अपने पास जो हमारे पास है उसका बताया जाए। जिसमें वो जर्नलिस्ट अरशद शरीफ साहब का जो बहुत एक सैड इवेंट है जो उनके, तो उसको भी इन्होंने एड्रेस कर लिया। वरना हमारे जो DGISI साहब हैं उनसे गरीदा फारूकी साहिबा ने बड़ी हिम्मत से और बड़ा डायरेक्ट सवाल पूछा कि सर ये आपका अपना असूल था, आपकी अपनी ये प्रिंसिपल थी कि आपने तस्वीर तक नहीं खिंचवानी, तो आपको क्या मजबूरी थी? तो उन्होंने जवाब में लफ्ज बोला कि वाकई ये मेरी मजबूरी बन गई थी कि मैं ये समझ रहा था कि झूठ को इतनी ज्यादा आजादी है और सच जो है उसको बयान भी किया जाए। तो याद रखिएगा कि ये 5th जनरेशन वार का असल माना और मफहूम पता क्या है? झूठ की जंग। और ये इमरान खान साहब इसी वार का नतीजा है। इसको इंग्लिश में कहते हैं फ्रैंकेनस्टाइन। फ्रैंकेनस्टाइन का मतलब वो डॉक्टर था फ्रैंकेनस्टाइन। वो क्या करता था, वो 5-6 मुर्दों के ना आजाद लगा के तो एक जिन बना लेता था, फिर वो जिन उसी को खाता था। इनका भी यही सारा चक्कर है, ये इन्होंने खुद बनाया था। और मैं आपको एक बात करके आगे चलते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट है। इमरान खान साहब को जो लोग जानते हैं और समझते हैं उनको ये बात पता है कि इमरान पता है तब गालियां और डांटे डपट करता है जब उसके सामने एक आदमी उसको जिताने के लिए बेईमानियां करता है। मिसाल के तौर पे ये इस्टेब्लिशमेंट ने जब इमरान खान साहब को जितवाने के लिए कौन सी ऐसी बद इखलाक सियासी गलती नहीं की जो जिसको आप कहें कि जी इन्होंने RTS इन्होंने बंद किया, लोग इन्होंने तोड़े, सियासत के अंदर एक इंतशार पैदा किया गुमनामी के। अब इमरान जब इनको कहता है कि भाई अब मैं अब मुझे तुम लोग खुद तो तुम करप्ट हो, तुमने तो ये सारा कुछ किया था मेरे लिए, तो अब तुम कैसे न्यूट्रल हो सकते हो? ये नुक्ता बहुत जरूरी है सर कि इन लोगों का 5 साल पहले का जो चेहरा है इमरान, उसको ये कहता है कि इन्होंने 2 नंबरियां करके तो इसको लाए थे, अब वो उनसे हैंडल नहीं हो रहा। उसमें इंडियंस घुस गए हैं, उसमें अमेरिकन आ गए हैं, उसमें लंदन के लोग आ गए हैं, तो अब इनसे हैंडल नहीं हो रहा क्योंकि काम चले गया इंटरनेशनल लेवल। खतरा ये भी है कि UN इन्वेस्टिगेशन करेगा ये अरशद शरीफ वाले केस। हाँ जी बिल्कुल करेगा, 100% करेगा। यहाँ पर जो बैठे हुए जर्नलिस्ट हैं उन सब के अंदर ये है कि ठीक है वक्ती तौर पर PDM या एस्टैब्लिशमेंट मिलकर इसको आगे पीछे कर। देखिए जनाजे का वक्त था, इतना जनाजे का वक्त है और इधर इन्होंने रख ली है जी प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो भी सारे तो कुछ डिस्ट्रैक्शन है। दूसरी तरफ है PDM वाले जो है उनका जो एक्टिव तरीन हिस्सा है नून लीग का जो सिटिंग गवर्नमेंट में है, उनके पास भी एज सच कोई बयानियां सवाए इमरान को बुरा भला कहने के अब नहीं है। मैं समझता हूँ इसमें एहतियात करने की जरूरत है, प्रोजेक्ट प्लानिंग की जरूरत है। उस तरफ बाद में चलते हैं। असद भाई से ले लें जरा इसकी।
डिटेल। अच्छा साहब, एक तो ये अपना जो तारीख में पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस, दूसरा अरशद शरीफ के कत्ल पर कई इंकशाफात हुए हैं। पता चल रहा है कि इमरान खान से लेकर सुलेमान इकबाल तक इसमें मुलव्वस है। हमारे अरशद परवेज साहब जो वो बताते हैं कि ये सारा पैसा का प्रॉब्लम है, मसला है। आई डोंट नो एंड ऑफ डे पे कहां बैठेगी। तो ये तो इसमें बड़े बड़े और नाम शामिल हो रहे हैं सर देखिए, जहां तक DGI-ISI की प्रेस कॉन्फ्रेंस का ताल्लुक है, पाकिस्तान की 75 साल तारीख में बहुत बड़े बड़े वाक़े हुए। मैं आपको अगर मैं लेके चलूं कि एक ऐसा मूवमेंट था जहां पे पाकिस्तान को बहुत शदीद खतरा था, वो बेनज़ीर की शहादत थी जी। उसमें DGI-ISI सामने नहीं आया है, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई। उसके बाद एक वाक़या हुआ APS का, DGI-ISI सामने नहीं आया। आपको पता है मुंबई अटैक्स में पाकिस्तान और इंडिया की जंग ऑलमोस्ट छिड़ने वाली थी, उसमें DGI-ISI सामने नहीं आया। ऐसे बेतहाशा ऐसे वाक़यात हैं पाकिस्तान की तारीख के अंदर जो बड़े बड़े खतरनाक वाक़यात थे, लेकिन उसमें DGI-ISI सामने नहीं आया। आप सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड का अंदाजा लगा सकते हैं। ये पैसों की बात, ये फाइनेंस, मेरे ख्याल से ये इतने बड़े चीजें नहीं है जिसमें DGI-ISI को सामने आना पड़े। कि सिंपल सी बात है ना, कोई ऐसा वाकया होगा, बेनजीर की शहादत से बड़ा कौन सा वाकया है बताएं पाकिस्तान की तारीख के अंदर? क्या DGI-ISI को आपने टीवी पे कभी देखा कि बयान दिया? इसका जो मैग्नीट्यूड है वो पाकिस्तान की 75 साल तारीख से कहीं ज्यादा बड़ा है तमाम वाकयात से। ये बांग्लादेश की जो डिवीजन था ना, जो 71 की जो तारीख थी, जो 71 में, उससे भी बड़ा मैग्नीट्यूड है पाकिस्तान का इस वक्त। कराची में इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ, सबको पता था कि किसी वक्त भी कराची जा सकता है, किसी वक्त भी कराची जो है ना वो पाकिस्तान से अलग हो सकता है, एक अलग सूबा बनाया जा सकता है। K4K एक प्लान पकड़ा गया था, कश्मीर फॉर कराची। आप कश्मीर में करोगे, हम कराची में करेंगे, इंडिया का प्लान पकड़ा गया था पूरा। K4K प्लान था, उसको डिकोड किया था इन्होंने। कभी DGI-ISI सामने आके नहीं बताया कि कराची के अंदर जो हजारों लोग, कराची में 30-40 हजार लोग मरे सर। एक अरशद शरीफ मरा है ना, जी। आप 40,000 लोगों से तो कंपेयर नहीं कर सकते। 75,000 पाकिस्तान के जवानों ने, फौजी जवानों ने, पुलिस वालों ने, शहरियों ने कुर्बानियां दी। इतने वाकयात हुए, 300, 400 लोग शहीद हुए एक बम धमाके में। कभी DGI-ISI सामने आए? कभी नहीं आए सामने। आप अंदाजा लगा लें कि ये कितना बड़ा मैग्नीट्यूड है। मेरे ख्याल से अरशद शरीफ या इदारे के ऊपर इल्जाम लगाना ये वजह नहीं थी DGI-ISI के सामने आने की। आपको न्यूट्रल जानवर होता है, मीर जाफर, मीर सादिक होता है, यही बातें हो रही थी ना। ये बातें तो कब से चलती हुई आ रही है। खान, वो पता नहीं वली साहब होते थे एक बड़े, और वो JM सैयद साहब होते थे। इस तरह की बातें तो हम कब से सुनते आ रहे हैं। ANP के बड़े करते थे, फिर मियाँ साहब ने भी कुछ इस तरह की बातें की, गद्दारी के नहीं लगाए, उन्होंने सियासत में मुदाखलत की बात की। तो अंदाजा लगाएं कि इस वक्त जो खेल है वो किस लेवल पे पाकिस्तान के खिलाफ खेला जा रहा है कि इस लेवल तक फौज को आना पड़ा डिफेंड करने के लिए। और मैं इसको आर्मी चीफ की डिफेंड नहीं समझता। मैं ये नहीं समझता कि DGI-ISI फौज को डिफेंड करने बैठे थे। मेरे ख्याल से वो पाकिस्तान को डिफेंड करने बैठे थे। उनकी बातें, उन्होंने जो गुफ्तगू की वहां पे, मैं, आप, ये खान फारूक साहब, अरशद परवेज साहब, हमें तो कोई हैरानी नहीं हुई अगर DGI-ISI सामने आ गए इमरान खान के मामले के ऊपर। हम तो इमरान खान के प्लान्स को कब से, मतलब यहाँ तो हम लोगों ने पीट के थक गए हम लोग। बिल्कुल ऐसे ही इमरान खान की प्लान्स, ये प्लान्स हैं, एडमी असासे इमरान खान की प्लान्स हैं, खाना जंगी इमरान खान की प्लान्स हैं, सिविल वॉर इमरान खान की प्लान्स हैं। ये श्रीलंका की जो बात करता है ये बार बार, ये आसान बात है करना है यार। श्रीलंका की बात करना, श्रीलंका बन जाएगा पाकिस्तान। श्रीलंका की प्लानिंग क्या है? क्या श्रीलंका बनने का मतलब क्या होता है? श्रीलंका और पाकिस्तान को कंपेयर नहीं कर सकते। श्रीलंका बन गया, ठीक है, कोई आसपास कोई मुल्क नहीं है, कोई एटमी पावर नहीं है, कोई दुनिया में स्टेक नहीं है, कोई दुनिया की 8वीं 9वीं बड़ी आर्मी नहीं है, कोई चाइना का स्टेक नहीं है, कोई अमेरिका का उसका स्टेक नहीं है, कोई रशिया का स्टेक नहीं है, कोई इंडिया का स्टेक नहीं है। दिस इज पाकिस्तान का श्रीलंका बनना सिर्फ एशिया के लिए नहीं, दुनिया के लिए खतरनाक बात थी। और वो भी अपनी हुकूमत के ठीक जाने के 2 हफ्ते के बाद नारे लगाया जाएगा पाकिस्तान श्रीलंका बनने जा रहा है। तो जो प्लान थे खान साहब के, आई थिंक वो उसकी जो डिस्ट्रक्शन थी, उसका मैग्नीट्यूड इतना बड़ा था कि आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। तो मुझे या हमारे सुनने वाले जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं आपके प्रोग्राम के, आई थिंक उनको कोई इतनी हैरानगी नहीं होगी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कि उनको एक नॉर्मल प्रेस कॉन्फ्रेंस लगी होगी, DGI से सामने आ गए। क्योंकि हमने उनको इमरान खान के प्लान्स बहुत बताए हुए हैं कि इस शख्स के प्लान्स क्या है, और उसको डिकोड करने के लिए या इसको डिफ्यूज करने के लिए उसी लेवल की आगे से जो है आपको फोर्स चाहिए होगी, और उसी लेवल की फिर आपको आगे से जो है वो उसकी मैनेजमेंट चाहिए होगी आपको। और वो आज हमने देखी, हम सामने। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, इसमें कोई शक नहीं है। पाकिस्तान, ये तो बात हो गई आपने जो कहा कि DGI-ISI की प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों हुई, बाकी हम उसमें से क्या निकाल रहे हैं उस पर फिर आपके सवाल पे बात करते हैं। नहीं बिल्कुल, वो इसमें कोई शक नहीं है। इनपुट्स में ये है कि आज के दिन के हवाले से ये जो हम लोगों ने देखा, डेफिनेट मसाइल कहां तक पहुंच चुके हुए हैं।
और इमरान खान साहब अपनी जिद में इसको मजीद कहां तक ले जा सकते हैं। डेफिनेट एजेंसियों के पास तो तमाम रिपोर्टें होती है ना कि अब ये क्या कर रहे हैं, इनका अगला प्लान क्या है, ये कल क्या करने जा रहे हैं, और फिर कल फैसल वाडा साहब के सामने आने पर भी एक बहुत बड़ा वो था कि वो कह रहे हैं कि ये जी मुझे वहां से जनाजे उठते हुए नजर आ रहे हैं, मुझे वहां पे खूनो खून नजर आ रहा है। और उसके अलावा इससे आगे 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 अभी तो लोगों को दोबारा से यूट्यूब पर अपना, और दूसरा क्या नाम है, गूगल पर हकीम सईद और डॉक्टर असरार की वीडियो सर्च करते हुए पाए जाएंगे। अच्छा यार वाकई यहाँ तक बात पहुंच गई। राजा साहब ने भी ज्वाइन कर लिया, इनसे यही सवाल ले लें और उसके बाद फिर आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम राजा साहब। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कैसे हैं आप तीनों? बिल्कुल ठीक जनाब, आप खैरियत से हैं? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। तो क्या कहेंगे जी, पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा डीजी ISPR कभी इससे पहले मीडिया के सामने इस तरह पेश नहीं हुए। असद साहब ने एक बड़ी तारीख बताई है कि पाकिस्तान के दो टुकड़े हो गए, इंडिया के साथ हमारी आमने सामने फौजें आ गई, हमें एटमी धमाके करने के मामले पर इंडिया ने मतलब बहुत बड़े बड़े वाकयात बताए हैं, लेकिन DGSPR सामने नहीं आए। और खास तौर पर ऐसा DGSPR जिसकी सिर्फ तस्वीर देखी है, उसकी वीडियो कभी देखी ही नहीं। वो मतलब मीडिया में एक तो था ना नॉर्मल DGSPR नजर आते हैं कभी चाय के कप में और कभी मतलब के, लेकिन ये वाले तो नजर नहीं कभी आए। इनका अचानक आना, DGISI सॉरी DHSI, तो इनका सामने आना कैसे देखते हैं राय साहब आप? क्या इस पे आप काफी परेशान भी लग रहे थे आज, मुझे, मैं आपके मैसेज सुन रहा था। बहुत शुक्रिया। यकीनन मैंने ये बात कही थी कि ये एक बड़ा अनोखा वाक़या है कि जहाँ तक मुझे, और आपने चलो पूरी एक तारीख पे जो है ना वो नज़र दौड़ा दी कि इतने बड़े बड़े वाक़यात हुए, और DGISI जो है वो आज तक इस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस करने सामने नहीं आए। तो हमें इस मामले की नज़ाकत को फिर समझना पड़ेगा, उसको सीरियसली उस पे जो है वो नज़र दौड़ानी पड़ेगी कि क्या ये वाक़या वाकई, यानी कि मुल्क टूटने से भी को बड़ा जो है वो ख़तरा हमें नज़र आ रहा है। तो यकीनन ज़ाहिर है इन्होंने डायरेक्टली पहली दफ़ा एक आपका साबका जो भी है, बेशक सिलेक्टेड ही था, एक वज़ीर आज़म तो था जी, वो जब इस लेवल पे एक इंटरनेशनली एक इवेंट जो ज़ाहिर आउट ऑफ द कंट्री हुआ, एक दूसरे मुल्क में जाके, और उस पे जो है वो आप जाके इल्ज़ाम लगाते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। और इससे पहले भी ये जो है ये वाक़या एक दफ़ा हो चुका है। आपको याद होगा कि आई डोंट नो कि ये हमारी ही किसी मुस्लिम लीग के लीडर की ही प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। अब मेरे जहन में वो नाम नहीं याद आ रहा होगा, खान साहब शायद क्लिक करेंगे। उन्होंने कहा था कि मुझे मुशर्रफ ने कहा था कि हम इसको एलिमिनेट कर देते हैं, अल्ताफ सैन के बारे में शायद जो है ना ये बात हुई थी। तो मैंने कहा था जी कि ये आप क्या बात कर रहे हैं, ये कैसे जो है ना वैसे हो सकता है। तो उससे बड़ा ये जो वाक़या जो है वो न्याजी साहब ने एक इल्ज़ाम लगाया है हमारी एजेंसीज पे और इस इंस्टीट्यूशन पे कि वो अरशद शरीफ के कत्ल में जो है ना वो मुलव्वस है। तो ये ज़ाहिर है डायरेक्टली एक बहुत बड़ी चार्ज शीट है जिसको जो है उन्होंने आके मीडिया पे ये डाली है हमारे इंस्टीट्यूशन पे। तो उनको काउंटर करने के लिए फिर उन्होंने मुनासिब समझा कि मैं खुद ही आ जाऊं और आके इसको मैं काउंटर करूं। फिर थोड़ा सा और अगर हम 4-5 साल पीछे जाएं और फिर एक और रेफरेंस इसमें मैं ऐड करूं कि चौधरी निसार ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसने कहा था कि पाकिस्तान को के खिलाफ बहुत बड़ा एक प्लान जो है ना वो तैयार किया जा चुका है जिसका सिर्फ चंद लोगों को पता है। जी, उस वक्त शायद वो काउंटर नहीं कर पाए किसी ना किसी तरीके से, तो शायद अब वो वक्त मुनासिब समझा होगा कि अगर अब भी हमने नहीं की तो शायद जो है ना वो टू लेट हो जाएगा। ठीक, तो इसलिए जो है उनको सामने आना पड़ा। तो ये बहुत ही एक सीरियस मैटर है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा खान साहब, ये अभी मैंने असद भाई से भी कहा, लेकिन चलो इसको लेके चलते हैं। हर तरफ से जो नाम जो है वो इमरान खान साहब का और खास तौर पर सुलेमान इकबाल साहब का नाम आ रहा है, क्योंकि
पहले ये कहा जा रहा था कि पता करें कि अरशद शरीफ साहब को मुल्क से बाहर भेजा किसने है, जिसने भेजा है मुल्क से बाहर, जाहिर है वो उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट पे इल्जाम लगाया जा रहा था कि जाहिर है इनके डर से वो भाग गया है, लेकिन अब जैसे जैसे मीडिया के सामने आ रहे हैं तो वो लग ये रहा है। आप मुख्तलिफ प्रोग्रामों में देखें, हामिद मीर साहब कह रहे हैं, काशिफ अब्बास साहब कह रहे हैं कि वो बाहर जाना नहीं चाहता था। इवन हामिद मीर साहब ने कहा है कि उन्होंने, काशिफ अब्बासी साहब ने कहा कि यार तू नहीं जाना तो ना जा, वीजे लगवा के रख ला। वो भाई कह रहा वीजे क्यों लगवा, जब मैंने जाना ही नहीं, मेरा कुछ बाहर से लेना देना ही नहीं, तो मैं वीजे क्यों लगवाऊं। अब जाहिर है इस पे चीजें चलेंगी तो सामने आएंगी। अब ये भी, इस पे भी बात हो रही है जी कि पता किया जाए कि उनको भेजा किसने, वहां पे रहने के लिए इंतजाम किसने किए, फिर वो कीनिया कैसे गए, और फिर कीनिया जाके 1 महीना अपनी लोकेशन क्यों नहीं जाहिर की। आप क्या आखिरी वीडियो देखें, वीलॉग देखें, तो वो कह रहे हैं कि आप लोग सोचते होंगे मैं एक ही शर्ट में वीलॉग कर रहा हूं, मैं कपड़े नहीं बदल रहा, मैं जगह नहीं बदल रहा। मतलब वहां पे भी वो जैसे कैद रखे हुए थे, या कंफर्टेबल नहीं थे, या क्या था, क्योंकि शर्ट नहीं बदल सकते। इसकी क्या वजह कि शर्ट नहीं, अगर वो अपने किसी दोस्त यार के पास है तो फिर तो उनको नहाने की, खाने की, जगह की, कमरे में अंदर तो ये क्या सीन कैसे देख रहे हैं सुलेमान इकबाल साहब का, इसमें रोल क्या देख रहे हैं आप सर? जी सर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसको समझना बहुत जरूरी है जी। पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के अंदर दूसरी पार्टी को बदनाम करने के लिए कुछ ऐसे काम किए जाते हैं कि जो आम आदमी के फहम से बहुत मुश्किल होता है उसको समझना। इसकी एक एग्जांपल ऐसी है कि एक ज़माने में पाकिस्तान में तहरीके ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चल रही थी, तो उसमें देवबंदी मसलक के कुछ लोगों के बारे में ये खबर थी कि इनको जमात अहमदिया ने, कादियानियों ने अगवा कर लिया और ये मार दिए गए हैं। सर को 15 साल के बाद वो लोग अफगानिस्तान से जिंदा सलामत फैमिलियों समेत वापस आ गए, पता लगा इन्होंने खुद वहां छुपाए हुए थे। यहाँ पर भी जो लोग इमरान खान के स्पॉन्सर्स हैं, सलमान साहब के स्पॉन्सर्स हैं, और आपको पता है कि ये 3-4 मुल्क हैं इनके पीछे, इनका ये था कि पाकिस्तान को FATF की लिस्ट में और पाकिस्तान की फौज को मीडिया के हवाले से हमेशा इसको